नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है, यानी हाल ही में HSSC के द्वारा जो आपके एग्ज़ाम लिए गए थे विभिन्न पोस्टों के लिए, उन एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा और इंडिया जीके के जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में क्या कर रहे हैं, हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि HSSC के जितने भी पेपर हम उठाकर देख रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, आप सब बच्चे देख रहे हैं भी बार बार क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं और उनसे संबंधित ही क्या है क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है भी। तो अब से पहले आपकी कितनी क्लासें आ चुकी है, 12 क्लासें आ चुकी है और आज जो आपकी क्लास रहेगी वो कौन सी 13 नंबर है क्लास रहेगी, यानी 12 क्लासें आ चुकी है और आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उन क्लासों के प्रति भी। ठीक है भी। और इसकी PDF भी आप सब बच्चों को उपलब्ध करवाई जा रही है और PDF जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो सभी बच्चों से आग्रह है भी उस टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, आप ज्वाइन करें। जितने भी क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं उन क्वेश्चनों की PDF आप सब बच्चों को क्या उपलब्ध है करवा दी जाती है और एक क्वेश्चन से हम 10 क्वेश्चन बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप सब बच्चे भी छोटी वीडियो बनाते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा करवाने की मैं क्या करता हूँ, कोशिशें करता हूँ। तो सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इन क्लासों को देखा करो भी, और क्लासें अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक भी किया करो और ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करने का भी क्या किया करो, काम किया करो। ठीक है भी। ये आपका वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का पेपर हुआ था, आपका वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का जो पेपर हुआ था उस पेपर में से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। ठीक है भी। तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, सभी बच्चे बड़े ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना है भी। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती भी। ठीक है भी। यानी शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती हैं, अम्बाड़ा, पंचकुला, सिरसा या फिर यमुनानगर जैसे लिखा है। तो सब बच्चे जानते हैं सिरसा जिले के अंदर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है भी, सिरसा जिले में शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है। आप सब बच्चे जानते हैं जैसे हरियाणा की स्थिति का मैं जिक्र करता हूँ तो हरियाणा का ये जो भाग है यानी उत्तर का जो भाग है, उत्तर पूर्व का जो भाग है, इस भाग में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है भी। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ, तो आप सब बच्चे जानते हैं हिमालय पर्वत के। ठीक है, याद करना। हरियाणा के उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर जो जिले हैं हरियाणा के वो कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान चाहिए। उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, तो यहाँ पर आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ स्थित है। जबकि हरियाणा का जैसे सिरसा का जैसे जिक्र करते हैं तो ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। मरुस्थल जरूर राजस्थान सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ क्या है क्षेत्र आपका, सिरसा। ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और हरियाणा के दक्षिण में इस क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं ना, यहाँ पर आपकी अरावली की पहाड़ियाँ भी, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, अरावली की। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने कई बार आपको बताया है भी हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है और विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला भी है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला आपका हिमालय पर्वत रहेगा जिसकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के अंदर स्थित है, और सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला वो कौन सी, आपकी अरावली है। और अरावली भी आपको ध्यान होना चाहिए, अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है, खास करके दक्षिणी हरियाणा में कुलताजपुर का पूछा जा सकता है भी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में कौन सी है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कुलताजपुर है भी। क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में पूछे तो क्या है, आपकी कुलताजपुर है। आपको ध्यान होना चाहिए 652 मीटर जो ऊंची है। अरावली की सबसे ऊंची पूछे तो 1722 मीटर ऊंची है भी। गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर राजस्थान में, परंतु हरियाणा में पूछे तो आप कुलताजपुर लिखोगे। इसी तरीके से आपसे शिवालिक की भी पूछी जा सकती है। शिवालिक की सबसे ऊंची सैकड़ों बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो 1514 मीटर ऊंची है कौन सी, आपकी करो भी। ठीक है भी, कौन सी जो चोटी है उसकी करो है। ये चीज़ याद कर सकते हो। शिवालिक किस पर्वत श्रृंखला की, आपकी हिमालय पर्वत की है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, 8,848 मीटर ऊंची है, सागर माथा, जिसको माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भी। माउंट एवरेस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत दे रखी है, उसके बारे में भी आप चोमोलुंगमा का जैसे जिक्र करते हैं, सागर माथा कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं, क्यों, किसने, कब, कैसे फतेह किया, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे रखी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी आप सब बच्चों का ध्यान करना इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं भी। ठीक है भी। यानी निम्न में से कौन हरियाणा के सबसे ज़्यादा बार क्या रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर। मैंने कई बार ये आप सब बच्चों को बताया है भी
राज्य जो होता है ना, राज्य में 2 सदन होते हैं भी, 2 सदन हो सकते हैं, 1 सदन भी होता है भी, ठीक है। दोहरा सदन होता है, एक तो विधानसभा होती है, एक क्या होती है, विधान परिषद होती है भी, क्या होती है, विधानसभा। राज्य के अंदर दोहरा सदन भी होता है और एकल सदन भी क्या होता है भी। तो हरियाणा में एकल सदन आपको ध्यान होना चाहिए, विधानसभा सिर्फ विधानसभा। तो विधानसभा के अध्यक्ष पूछे गए अभी, यानी निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं या अध्यक्ष रहे हैं। कुलदीप शर्मा है, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा है, सतवीर सिंह है, कादियान का जैसे जिक्र किया है सतवीर सिंह है, कादियान और अशोक अरोड़ा का जैसे जिक्र किया भी, ठीक है भी। तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जो है ये सर्वाधिक बार क्या रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं भी, ठीक है भी। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए भी, सबसे ज़्यादा बार जो रहे हैं, सर्वाधिक बार जो रहे हैं तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा रहे हैं, 3 बार रहे हैं भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, कितनी बार रहे हैं, 3 बार रहे हैं। इनका चुनाव जो क्षेत्र था ना वो पेवा था भी, क्या था, पेवा, जिसको हरियाणा का तीर्थराज के नाम से जाना जाता है ना। तो हरियाणा में सबसे अधिक बार विधानसभा के स्पीकर रहने वाले आपके हरमोहिंदर सिंह चड्ढा है। और कहाँ से संबंध रखते हैं, ये कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। और कुरुक्षेत्र की किस विधानसभा सीट से विधायक बनते थे, पेवा। पेवा को हरियाणा का क्या कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। और पेवा से वर्तमान जो विधायक आपको ध्यान होना चाहिए वो कौन है, संदीप सिंह है, जो हरियाणा में खेल व युवा मामले मंत्री है। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। संदीप सिंह का संबंध भी कहाँ से, आप शाहबाद से पढ़ सकते हो भी, कहाँ से है, शाहबाद से। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है भी हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन रही थी, तो सन्नो देवी, ठीक है। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष जो रही थी वो सन्नो देवी रही थी। और भारत की पहली महिला भी थी भी, ठीक है भी। भारत की प्रथम क्या थी, महिला भी थी। उसके बाद सन्नो देवी के बाद कौन बने थे, वीरेंद्र सिंह बने थे, ठीक है भी, वीरेंद्र सिंह। यानी सबसे कम समय तक जो रहे थे ना हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे थे वो कौन रहे थे, वीरेंद्र सिंह रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे कम समय जो रहे थे वो वीरेंद्र सिंह रहे थे। और वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा विशाल पार्टी इनकी थी भी, ठीक है। उत्तरासुरी इनका चुनाव निशान था। ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, आपसे वर्तमान भी पूछा जा सकता है भी, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानचंद गुप्ता भी। कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। तो सर्वाधिक बार जो रहे हैं हरमोहिंदर सिंह चड्ढा रहे हैं। और अभी वर्तमान जो आपकी ज्ञानचंद गुप्ता है भी, पहले जो बनी थी सन्नो देवी बनी थी, महिला थी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। सन्नो देवी के तुरंत बाद आपके वीरेंद्र सिंह बने थे। और वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल सबसे कम समय तक था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन एक आपका सतवीर कादियान भी दिया हुआ है। सतवीर कादियान भी क्या रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 2005 में क्या रहे थे, ये अध्यक्ष रहे थे। और अभी हाल ही में पीछे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ भी मैंने करंट अफेयर में करवाया था भी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर की जो मृत्यु हो गई थी, तो निधन हो गया था सतवीर सिंह कादियान। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अशोक अरोड़ा का भी जैसे आप जिक्र कर सकते हो, इनेलो पार्टी से थे, ये भी हरियाणा विधानसभा के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, ठीक। कुलदीप शर्मा भी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट से आपकी क्या बनती है क्वेश्चन। अभी वर्तमान में जो आपके ज्ञानचंद गुप्ता है भी क्वेश्चन पूछा गया था। और हरियाणा विधानसभा की उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो उपाध्यक्ष आपके जैसे रहे, मतलब भी आपको याद होना चाहिए भी। उपाध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है ऐसे, यानी जैसे जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में। अध्यक्ष तो पूछे जाते हैं, उपाध्यक्ष भी। तो जैसे उपाध्यक्ष पूछे तो आप बता सकते हो इस चीज़ के बारे में, तो रणवीर गंगवा भी, ठीक है भी, काफ़ी चर्चा में आपको ध्यान होना चाहिए। रणवीर गंगवा है। और कहाँ से विधायक है रणवीर गंगवा जो आपके रहेंगे, ये चीज़ आप पढ़ सकते हो नलवा से, ठीक है भी। तो विधायक अध्यक्ष भी पता होना चाहिए और उपाध्यक्ष के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। करनाल का युद्ध 1739 में भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था, ठीक है भी। यानी करनाल के युद्ध का जैसे जिक्र किया है, करनाल का जो युद्ध है 1739 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था करनाल का युद्ध, 1739 में। भारत के मुगल शासक था उसमें मोहम्मद शाह भी। कौन था, मोहम्मद शाह और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। बाबर है, अकबर है, या वारिस शाह है, या फिर आपके जैसे जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में नादिर शाह भी। कौन है आपके, नादिर शाह। तो ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था, आपका करनाल का
युद्ध हुआ था। अभी कौन सा युद्ध हुआ था आपका? करनाल का युद्ध हुआ था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नादिर शाह जो था ना, नादिर शाह ईरान से संबंध रखता था। ठीक है भी, आपको कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इस तरीके से, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह और मोहम्मद, एक मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच में क्या हुआ था? आपको ध्यान होना चाहिए 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और नादिर शाह ही बाहर से क्या लूट के ले गया था? कोहिनूर हीरा लूट के ले गया था और तख्ते ताउस ले गया था। क्या ले गया? तख्ते ताउस। तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लूटने वाला कौन था? आपका नादिर शाह था। ठीक है भी, नादिर शाह था। इसीलिए कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं भी, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था आपका मोहम्मद शाह। ठीक है भी, कौन था? मोहम्मद शाह था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के बारे में। बाबर जो था मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। भी बाबर कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और अकबर भी आपको ध्यान होना चाहिए मुगल साम्राज्य का एक राजा रहा है, बड़ा प्रतापी राजा रहा है, सबसे लंबा इसका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा नादिर शाह के बारे में और भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने कई बार आपको बताया था ना, अहमद शाह अब्दाली भी। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली जो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ना मराठों के साथ, अहमद शाह अब्दाली का, तो अहमद शाह अब्दाली का क्या? अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। भी क्या था? सेनापति था। तो ऐसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भी। इन क्वेश्चनों को भी आप क्लियर करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? भी ठीक है, हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष बना था? 1913, 1966, 1969 या फिर 1997 में? तो आप सब बच्चे जानते हैं 1966 में बना था भी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को क्या है? एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन सा? आपका गुरुग्राम। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जब बना था ना, उसमें 7 जिले थे। उन 7 जिलों में आपका एक गुरुग्राम भी था भी। कौन था? आपका गुरुग्राम भी था। गुरु प्लस ग्राम से गुड़गांव कहते थे इसको पहले तो, परंतु द्रोणाचार्य के नगरी होने के कारण इसको गुरु प्लस ग्राम के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। 1913 में मैंने आपको कई बार बताया है भी, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर। 1913 में आपको ध्यान होना चाहिए, राजा हरिश्चंद्र की आई थी पहली फिल्म आई थी। ठीक है भी, पहली हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म आई थी वो 1913 में आई थी। मूक फिल्म थी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। भारत में पहली मूक फिल्म जो आई थी राजा हरिश्चंद्र थी। और 1931 में सबसे पहली बोलती फिल्म आई थी आलम आरा भी। कौन सी आई थी? आलम आरा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। शांति निकेतन की स्थापना भी 1913 के अंदर की गई थी। ठीक है, 1913 में आपको ध्यान होना चाहिए। 1913 में अब देखो कई चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। 1913 में लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी? गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के अंदर। और ठीक है, और 1913 में ही विश्व शांति की क्या हुई थी? यानी विश्व भारती जिसको पढ़ते हैं उसकी स्थापना हुई थी। और 1913 में आपको ध्यान होना चाहिए 1913 के अंदर ही पहली मूक फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र भी। कौन सी आई थी? राजा हरिश्चंद्र। यानी 4 घटनाएं घट रही है, बड़ी अच्छी अच्छी घटनाएं घट रही है, वो भी 1913 में। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सभी बच्चे पढ़ सकते हो। ठीक है भी, चलो। और एक चीज़ 1969 भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1969 में आप पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र में क्या दिया जाने लगा था? नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा था। और 1997 में आपके 2 जिले बने थे, आपको ध्यान होना चाहिए। 15 जुलाई 1997 को कौन सा आपका? एक तो फतेहाबाद था और दूसरा कौन सा था आपका? झज्जर था भी। कौन सा था आपका? झज्जर। और फतेहाबाद और झज्जर जो जिले बने थे वो 1997 में बने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ठीक है, खालिस्तान को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। सिरसा, छछरौली, रेवाड़ी या फिर अम्बाड़ा को? तो छछरौली को हरियाणा का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी। मैंने कई बार करवा दिया इस क्वेश्चन को और बार बार आपका रिपीट भी हो रहा है ये क्वेश्चन। तो हरियाणा का जो चेरापूंजी कहा जाता है वो छछरौली को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का मानिस राम भी किसे कहा जाता है? मानिस राम। तो मानिस राम भी किसको कहेंगे हम? छछरौली को कहेंगे। क्यों कहा जाता है? मैंने आपको कई बार बताया है भी, छछरौली जो यमुनानगर जिले में, किस जिले में? आपका यमुनानगर जिले के अंदर है। और छछरौली जो है और
मैंने करंट अफेयर में भी बताया था आपको भी, छछरौली के अंदर सबसे पहले क्या हुआ था, जो कोविड-19 से संबंधित जो था ना चालान हुआ था, यहीं पर भी एक चीज़ मैंने बताई थी चीज़ें। तो छछरौली के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। भारत में और विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो मानिसराम में होती है। ठीक है, भारत और विश्व का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मानिसराम में होती है, और हरियाणा में अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है छछरौली यमुनानगर में। इसीलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी और हरियाणा का मानिसराम कहा जाता है भी, हरियाणा का चेरापूंजी और हरियाणा का मानिसराम कहा जाता है भी। ठीक है भी, ये चेरापूंजी किस राज्य में, तो आप पढ़ सकते हो मेघालय में है भी। ठीक है, मेघालय, ठीक है, मेघालय, ये मेघ प्लस आले से बना है भी, मेघ प्लस आले से क्या बना आपका मेघालय बना है। मेघ होता है बादल, क्या होते हैं बादल, और आले मतलब क्या होता है घर, बादलों का घर जो आपका है वो मेघालय है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको कई बारे बताया ना, यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं भी। कौन सी है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। गारो खासी जयंती यहाँ की जनजाति भी है, और गारो खासी जयंती है यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज भी है, क्षेत्रीय भाषा भी है। ये जो पहाड़ियाँ है ना वो कीप नुमा है भी, क्या है कीप नुमा। जैसे बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं जो इसमें घुसती हैं तो ये कीप नुमा पहाड़ियाँ उन हवाओं को बाहर नहीं निकलने देती और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन में, आप सब समझदार बनाया करो ऐसे क्वेश्चन जो आपके। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक है भी, यानी हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ स्थापित थी, रोहतक, पानीपत, सोना या फिर रेवाड़ी के अंदर। तो आप सब बच्चे जानते हैं 1880 के अंदर सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर क्या खोली गई थी, आपकी आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। ठीक है, आर्य समाज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, किस, बम्बई में भी, किस, कहाँ पर की गई थी, बम्बई, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती। ठीक है भी, दयानंद सरस्वती इंपॉर्टेंट है, याद करना। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 में, कहाँ पर की गई थी, बम्बई के अंदर। दयानंद सरस्वती जो खास करके मूर्ति पूजा है, पाखंडवाद है, ऊंच नीच की जो भावना, उन चीज़ों को क्या करते थे, विरोध करते थे। आर्य समाज भी आपको ध्यान में चाहिए, इन चीज़ों का सभी जो अंधविश्वास से, पाखंड से संबंधित उन चीज़ों का विरोध करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनकी एक पुस्तक आई थी सत्यार्थ प्रकाश, क्या आई थी, सत्यार्थ प्रकाश। HSSC ने हाल एक पेपर में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है भी, मैंने कई बार आपको बताया है, दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु उसके रसोइये ने क्या दे दिया था, इसको काश पीस कर दे दिया था। अजमेर में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दयानंद सरस्वती जी की। और दयानंद सरस्वती का जैसे जिक्र करते हैं ना, उन्होंने नारा दिया था भी, क्या दिया था उन्होंने, नारा दिया, वेदों की ओर लौटो भी, क्या है, वेदों की ओर लौटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था वो किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वे टू वेदास, यानी वेद जो हमारे हैं ना उनकी तरफ लौटो। परंतु इसके जैसे अनुयायी थे, आपको ध्यान होना चाहिए, पंजाब में जैसे लाला हंसराज जी का जैसे जिक्र करते हैं, तो लाला हंसराज जी इनसे हटकर उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, परंतु वो एक मेघालय की राह पर चलने वाले थे। उन्होंने कहा था हंसराज ने भी, DAV जैसे पढ़ते हैं ना, दयानंद एग्लो वैदिक, दयानंद एग्लो वैदिक, ये लाला हंसराज की देन है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। पंजाब से संबंध रखते थे, आर्य समाजी थे। तो दयानंद एग्लो वैदिक, यानी वैदिक शिक्षा तो जरूर पढ़ोगा, मैं ये नहीं, लाला हंसराज जी ने कहा था भी वैदिक शिक्षा पढ़ो, परंतु वैदिक के साथ आपको एंग्लो अंग्रेजी भी जरूरी है। अगर यही लॉर्ड मेकाले ने भी कहा था भी, अगर भारत में IAS IPS अच्छे अधिकारी बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी भी। ठीक है, क्या सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको कलरक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेद। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। आर्य समाज की पहली शाखा खोली गई थी आपकी रेवाड़ी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है भी, भाखड़ा बांध का जैसे जिक्र किया किस नदी पर बनाया गया, सतलुज, नर्मदा, महानदी या फिर कृष्णा। तो ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। किस राज्य के अंदर, आपको ध्यान होना चाहिए, पंजाब राज्य में। ठीक है, संयुक्त परियोजना हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जैसे जिक्र करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं है भी, क्या है आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा जो बांध है सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा पंजाब में हिस्सा आता है। और भाखड़ा बांध के जो पीछे झील बनी हुई ना, इसको बोलते हैं गोविंद सागर झील भी। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है, कृत्रिम जो झील है, वो कौन सी? आपकी गोविंद सागर झील है, भाखड़ा डैम के पीछे बनी हुई है। गोविंद सागर नाम इसको क्यों दिया गया है? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इसको गोविंद सागर नाम दिया गया है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। तो भाखड़ा बांध सतलुज पर है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध? आपका सरदार सरोवर बांध है। कौन सा सरदार है? सरोवर बांध है। और सरदार सरोवर बांध का विरोध कौन कर रही है? आपको ध्यान होना चाहिए, पर्यावरणवादी मेधा पाटेकर भी। क्या है? मेधा पाटेकर। महानदी के ऊपर कौन सा बांध आप पढ़ सकते हो? भारत का सबसे लंबा बांध है भी हीराकुंड बांध है भी, आप ये पढ़ सकते हो भी हीराकुंड बांध है। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध है। कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है भी? भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, या फिर 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी विश्व का 2.4% भारत क्या रखता है? क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपको ध्यान होना चाहिए किसका है? रूस का है। और भारत का जो स्थान का अगर जिक्र करें विश्व में कौन सा है? 7वां पूछा गया ये क्वेश्चन भी। भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां है। विश्व में प्रथम देश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो आपका रहेगा रूस भी। कौन सा रहेगा? रूस। हरियाणा। भारत का कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 3702 वर्ग किलोमीटर, ये गोवा का है भी। किसका है? गोवा का। अगर भारत में पूछे सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो रहेगा आपका गोवा रहेगा, जिसका 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर आपसे पूछे भी भारत के किस राज्य का सर्वाधिक है, गोवा कम हो गया तो सर्वाधिक पूछे तो आपका राजस्थान रहेगा, जिसका 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? क्षेत्रफल है। अब बात आई हरियाणा पर। हरियाणा का भी पूछा जा सकता है भी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर भी। ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ भी आप याद कर सकते हो भी। मैंने आपको हमेशा इसी क्वेश्चन बनाने के लिए कहा है। सबसे पहले आप याद करो विश्व में यानी पृथ्वी के बारे में आपको याद होना चाहिए भी। पृथ्वी के 29% भाग के ऊपर तो क्या है? धरातल है, 71% भाग पर जल है। उसके बाद में किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा है? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे कम छोटा ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में देश पर आप जाके हो, देश में किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो रूस का सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम वेटिकन सिटी का है। फिर घूम के कहाँ जाओगे आप? भारत आ जाओगे। भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल में जनसंख्या में दूसरा रखता है। भारत में जैसे आप पूछोगे भी भारत में कौन सा स्थान है, भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो आपका रहेगा वो राजस्थान रहेगा। कम वाला जैसे रहेगा आपका गोवा रहेगा भी। क्या रहेगा आपका? गोवा रहेगा। ये पूरे आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए। अब ये पूछा जा उसके करने के बाद आप हरियाणा पे आओगे। हरियाणा का कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में आपसे पूछा जा सकता कम और ज़्यादा। तो कम जो रहेगा आपको ध्यान होना चाहिए फरीदाबाद का 741 वर्ग किलोमीटर, और अधिक जो रहेगा वो किसका रहेगा? SRS सिरसा का रहेगा। कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर। मतलब एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करो आप, तभी तो ये चीज़ें क्या रहेगी? आपको याद रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कैसा क्वेश्चन आपका? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाती है? ठीक है भी, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है, मकर रेखा, देशांतर रेखा, या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है भी, मैंने सभी बच्चों को कई बार इस चीज़ के बारे में बताया। ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी क्या है? पृथ्वी। एक ये रेखा है। ठीक है भी, यानी इस रेखा के बिल्कुल समांतर ये जो रेखाएं आ रही इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और एक जो ये आपका ग्लोब अर्थात पृथ्वी, इसको 2 समान भागों में बांटने वाली जो रेखा, इसके समांतर जो रेखा, इनको बोलते हैं हमें अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। बिल्कुल मध्य से जो गुजरती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर मध्यांतर रेखा, या विषुवत रेखा के नाम से। 4 नाम है, चारों याद करना, कुछ भी पूछा जा सकता है।
पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी आपकी भूमध्य रेखा, मध्यांतर रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अब उत्तरी ध्रुव, ये ऊपर का उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये रेखा होगी वो कौन सी आपकी देशांतर रेखा होगी। तो कौन सी रेखा होगी आपकी देशांतर रेखा होगी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। करक रेखा का जैसे जिक्र किया है, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है भी। और दक्षिण का जो भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है भी। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पर जो गुजरने वाली रेखा वो आपकी करक रेखा है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 पर गुजरने वाली जो रेखा आपकी मकर रेखा है भी। क्या आपकी मकर रेखा। तो करक रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भारत, यहाँ क्वेश्चन जो आपका आना है, क्या आना है यहाँ पर, भारत में, यहाँ क्या आएगा आपका, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? गेहूं है, चावल, ज्वार या फिर बाजरा। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अनाज खाया जाता है वो क्या खाया जाता है? आपका चावल खाया जाता है। ठीक है भी। क्या खाया जाता है? चावल। उसके बाद में आपका गेहूं का जैसे जिक्र कर सकते हो, ज्वार या फिर बाजरा। तो सर्वाधिक जो खाया जाने वाला जो अनाज है वो कौन सा आपका? चावल है। भारत में सबसे ज़्यादा जो चावल होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। मैंने कई बार आपको बताया है, और ख़ास करके कृषि में पूछा भी गया है आपका भी। बंगाल में चावल की 3 फसलें ली जाती है, अमन, बोरा और ओस का जैसे जिक्र करते हैं। गेहूं सबसे ज़्यादा होती है आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश में होती है। ज्वार आपकी सबसे ज़्यादा, ज्वार और मक्का आपकी महाराष्ट्र में होती हैं। और बाजरा सर्वाधिक जो आपका होता है वो राजस्थान में। कहाँ पर होता है? राजस्थान में। मोटा अनाज अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा आपका? बाजरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? पीछे भी क्वेश्चन आ गया, फिर भी चलो कर लेते हैं चर्चा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध अभी। क्या है? लंबा बांध। कितने किलोमीटर? लगभग है 26 किलोमीटर लंबा ये आपका बांध है। महानदी, स्वर्णरेखा, दामोदर नदी या फिर कोसी। तो महानदी के ऊपर बना हुआ है। भारत के किस राज्य में? उड़ीसा राज्य के अंदर ये स्थित है। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है? ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और भी नदियां दे रखी है, जैसे स्वर्णरेखा किस राज्य में है? ये JH झारखंड में है। किस राज्य में बहती है? झारखंड में। और झारखंड का एक शहर आपने सुना होगा जैसे जिक्र करते हैं जमशेदपुर भी। क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर भी आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी को क्या कहा जाता है? झारखंड का मतलब शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शोक कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर है होना चाहिए। दामोदर आपकी वेस्ट बंगाल में बहती है। कोसी आपकी बिहार का जैसे जिक्र करो, बिहार में बहती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बनती है, महानदी को तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर। स्वर्ण रेखा को JH का शोक कहा जाता है, यानी झारखंड का शोक कहा जाता है। दामोदर को वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और कोसी को BI बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपकी। इन क्वेश्चनों को आप क्लियर करने की कोशिश करो। चलो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं सभी बच्चे। और क्लास मैंने आपको कहा ही है, अगर अच्छी लगती है तो इस क्लास को दूसरे बच्चों के साथ भी क्या किया करो? शेयर किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।